हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है हमारा प्रेशर अल्सर। प्रेशर अल्सर क्या होता है? तो जब स्किन पे कंटिन्यूअस प्रेशर पड़ता है और जिसके कारण वो स्किन डैमेज हो जाती है, उसी को हम प्रेशर अल्सर कहते हैं। यूजुअली ये कहाँ पे डेवलप होता है? ये बोनी एरियाज़ में डेवलप होता है, जो जहाँ पे बोन मोस्टली विजिबल होते हैं, जैसे हमारे एंकल हो गए हैं, बटक्स हो गए हैं, शोल्डर, हेड। यहाँ पे बोन एरिया ज़्यादा होता है, बोनी एरिया ज़्यादा होता है, इसीलिए वहाँ पे ईजिली विजिबल होता है। ये मेनली हमें कहाँ देखने को मिलता है? ये जो वो उन व्यक्ति में या उन पेशेंट्स में हमें मेनली देखने के लिए मिलता है जो कम्प्लीटली बेड रिडन होते हैं या फिर बहुत लंबे टाइम तक बेड पर ही रहते हैं या फिर सिटिंग में ही रहते हैं, चेयर पे मोबिलाइज्ड नहीं होते हैं। उसके कारण प्रेशर उनकी बॉडी पे कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ पे प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, जिसके कारण हमें ये प्रेशर अल्सर देखने के लिए मिलता है। मेनली आपको आईसीयू सीसीयू के जो पेशेंट्स हो गए, उनमें ये बहुत कॉमनली देखने के लिए मिलता है। Pressure ulcer on the same area over time can cause blood vessel to be squeezed between your skin and your bone. अब जब किसी पर्टिकुलर एरिया पे कंटिन्यूस प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण वहाँ की जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो क्या होने लगती, कंप्रेस होने लगती, स्क्विज्ड होने लगती, जिसके कारण वहाँ का जो ऑक्सीजन है, जो मसल्स को ऑक्सीजन मिलता है, वो प्रॉपर ब्लड सप्लाई के थ्रू नहीं हो पाता है, जिसके कारण वहाँ का जो एरिया है वो क्या होने लगता है, डैमेज होने लगता है। वहाँ के जो टिश्यूज़ हैं, जो सेल हैं, वो डेड होने लगते हैं। तो उसी के कारण हमें क्या देखने के लिए मिलता है? प्रेशर अल्सर हमें देखने के लिए मिलता है। अब प्रेशर अल्सर मैंने पहले ही बताया था, हमें बोनी एरियाज़ में देखने के लिए मिलते हैं। तो हमारे कौन कौन से बोनी एरियाज़ होते हैं? पहला होता है आपका बैक ऑफ हेड। आपके सर के जो पीछे वाला हिस्सा है, जो हम पिलो पे रखते हैं, वहाँ पे अगर कंटिन्यूस प्रेशर पड़ता है तो वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। बैक ऑफ हेड में जो है अडल्ट्स में बहुत रेयर होता है, हमें बैक ऑफ हेड में देखने प्रेशर अल्सर बहुत रेयरली दिखता है, बट ये पीडियाट्रिक में बहुत कॉमन होता है। उसके बाद हमें शोल्डर, एल्बो, लोअर बैक और बटक्स में देखने के लिए मिलता है। हिप हो गए, इनर नीज और हील्स में हमें ये कॉमनली देखने को मिलता है। अब प्रेशर अल्सर के 4 स्टेजेस होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3, स्टेज 4। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? हम स्टेज 1 की बात करेंगे। स्टेज 1 में क्या होता है? जो जिस पर्टिकुलर एरिया पे, जैसे हम फॉर एग्जांपल मान लें, यहाँ पे जो हील है, हील पे कंटिन्यूस प्रेशर पड़ने के कारण वहाँ का जो स्किन है, वहाँ की जो एरिया है, वो क्या हो गई है? रेड हो गई है, डिस्कलर्ड हो गई है, डार्कन साइड हमें देखने को मिलता है। अगर वहाँ पे कंटिन्यूस प्रेशर पड़ता है तो शाइनी और थोड़ी सी स्वेल्ड भी देखने को मिलता है। जब उसको हम एरिया को टच करते हैं तो हमें वार्म फील होता है, जिसके कारण वहाँ पे एचिंग और इचिंग एट द साइड देखने को मिलती है। मतलब वहाँ पे जलन, खुजली वगैरह और लाइट पेन भी पेशेंट को फील होता है। अब समटाइम ऐसा होता है कि हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि पेशेंट को प्रेशर अल्सर है कि नहीं है। तो इसका बहुत आसान सा तरीका है, एक बहुत इजी टेस्ट है जो हम अप्लाई करके चेक कर सकते हैं कि उसको प्रेशर अल्सर है कि नहीं है। उस टेस्ट को हम कहते हैं ब्लंचिंग टेस्ट। ब्लंचिंग टेस्ट क्या होता है? आपको अगर ऐसा लग रहा है कि इस पेशेंट को प्रेशर अल्सर हो सकता है या प्रेशर अल्सर है उस पर्टिकुलर एरिया में, तो आप उस एरिया को इस तरीके से स्क्विज करके उसको थोड़ी देर क्या कर सकते हैं, थोड़ी देर, कुछ मिनट से कुछ सेकेंड्स के लिए आप उसको प्रेस करके रख सकते हैं। प्रेस करने के बाद आप उसको रिलीव कर दें। रिलीव करने के बाद कुछ सेकेंड्स के अंदर वो एरिया वापस से क्या हो जाएगा, रेड और पिंकिश कलर में वापस दिखने लगेगा आपको। लेकिन अगर वो प्रेस करने के बाद आपने उसको रिलीव किया और उस एरिया में रेडनेस और पिंकिश नहीं दिख रहा है, आपको वाइटिश दिख रहा है, इट मीन्स वो एरिया क्या हो रहा है, प्रेशर अल्सर के कारण डैमेज हो रहा है। ठीक है, और इसी प्रोसेस को, इसी टेस्ट को हम क्या बोलते हैं? ब्लंचिंग टेस्ट बोलते हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंड स्टेज की। सेकेंड स्टेज में क्या होता है? स्किन जो पहले सिर्फ आपको रेडनेस देखने के लिए मिल रहा था, अब वहाँ पे क्या फॉर्म हो गया है? ब्लिस्टर फॉर्म हो जाता है, जिसको
जिसके कारण क्या होता है, वहाँ की स्किन जो होती है वो पील हो जाती है, निकल जाती है ब्लिस्टर के कारण। तो उसी को हम क्या कहते हैं, सेकेंड स्टेज कहते हैं। हम इसी जो ब्लिस्टर फॉर्म हो जाता है वहाँ पे ड्रेनिंग देखने को मिलता है और रेडनेस, पेन वगैरह देखने को मिलता है, उसी को हम क्या कहते हैं, सेकेंड स्टेज में हम लेते हैं। अब आप बात करते हैं थर्ड स्टेज की। द अल्सर गोज डाउन टू द सबकुटेनियस लेयर। अभी हमने फर्स्ट स्टेज में क्या देखा था, फर्स्ट स्टेज में सिर्फ रेडनेस आ रहा था, है ना। फिर सेकेंड स्टेज में ब्लिस्टर फॉर्म हो रहा था, यहाँ की स्किन जो है वो ज़्यादा डैमेज हो रही थी। अब थर्ड स्टेज में है जो है सबकुटेनियस लेयर तक डैमेज पहुँच चुका है, इसकी जो डेप्थ है वो क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। अब जो थर्ड स्टेज है वो भी डिपेंड करता है कि प्रेशर कहाँ पे लग रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपका नोज़, ईयर, एंकल हो गया है, यहाँ पे जो फैट है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है, जिसके कारण वहाँ का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा स्वेल्ड दिख सकता है ना। उसी में जहाँ पे मसल्स बहुत ज़्यादा हैं, जैसे आपका बटक्स हो गया, यहाँ पे लार्ज अमाउंट में क्या होता है, फैट लेयर होता है एंड मे हैव टू वेरी डेप्थ अल्सर। अगर वहाँ पे प्रेशर अल्सर फॉर्म्ड होता है तो वो बहुत ही डेप्थ में जा सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं आप स्टेज 4 में क्या होता है, जो प्रेशर अल्सर है वो मसल्स तक पहुंच जाता है, बोन्स तक पहुंच जाता है, जिसके कारण वो एरिया पूरा क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है ना। पहले क्या होता है, फर्स्ट स्टेज में रेडनेस, अगर उसको रेडनेस को हमने ट्रीट नहीं किया तो वो सेकंड स्टेज तक पहुंच सकता है, ब्लिस्टर फॉर्म। उसके बाद सबकुटेनियस के बाद बोन्स, टेंडेंट और मसल्स को क्या कर सकता है, पूरे तरीके से डैमेज कर सकता है। अब हम देखते हैं कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर। कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर में हम सबसे पहले क्या देखेंगे, इमोबिलिटी। इमोबिलिटी क्या होती है, वो पर्सन या वो व्यक्ति जो खुद से बॉडी मूवमेंट ना कर सके, उसको हम इमोबिलिटी बोलते हैं, जिसके कारण उसके जो प्रेशर पॉइंट्स हैं वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, और प्रेशर ज़्यादा पड़ने के कारण क्या हो सकता है, प्रेशर इंजरी हो सकती है। फिर है फ्रिक्शन। पेशेंट के और पेशेंट के जो क्लोथ्स हैं उसके बीच में अगर फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसके कारण स्किन क्या हो रही है, निकल रही है, तो ये भी एक मेन कॉज हो सकता है प्रेशर अल्सर का। नेक्स्ट है मॉइस्चर। अगर पेशेंट ड्राई नहीं हो पा रहा है, उसको कंटिन्यूस स्वेटिंग हो रही है, तो ये भी क्या कर सकता है, रिस्क फैक्टर हो सकता है प्रेशर अल्सर का। पुअर न्यूट्रिशन, पेशेंट का न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है, उसकी डाइट अच्छी नहीं है, जिसके कारण उसके जो सेल्स हैं, जो टिश्यू हैं, वो प्रॉपर नरिश्ड नहीं रह पा रहे हैं, तो ये भी किस चीज़ को ट्रिगर कर सकता है, प्रेशर अल्सर को ट्रिगर कर सकता है। फिर सर्टेन मेडिकल कंडीशन, कुछ मेडिकल कंडीशंस ऐसी होती हैं जो डायरेक्टली ये प्रेशर अल्सर को क्या कर सकती हैं, ट्रिगर कर सकती हैं, जैसे एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, ब्लड कैंसर हो गया। इस टाइप की डिसीजेस क्या हो सकती हैं, ट्रिगर कर सकती हैं प्रेशर अल्सर को। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिवेंशन ऑफ प्रेशर अल्सर। प्रिवेंशन ऑफ प्रेशर अल्सर में सबसे पहले हम देखते हैं इन कंटिन्यूस केयर। इन कंटिन्यूस केयर में क्या देखते हैं, इंश्योर गुड पर्सनल हाइजीन, कीपिंग स्किन क्लीन एंड ड्राई। क्या देखना है हमें, जो पेशेंट है उसका जो हाइजीन है वो प्रॉपर मेंटेन रहे, स्किन क्लीन और ड्राई रहे। जस्ट मूव में हम क्या देखते हैं, वो पेशेंट जो कंप्लीटली या फिर पार्शियली बेड रिडन है, अगर पेशेंट बेड रिडन है तो हमें उसको एवरी 2 आवरली हमें उसकी क्या करना है, पोजीशनिंग करानी है। अगर वो सुपाइन पोजीशन में है तो आफ्टर 2 आवर हमें उसे क्या करना है, साइड करवट पे लेना है। फिर अगेन 2 आवर बाद हमें उसकी अगेन क्या करनी है, पोजीशनिंग चेंज करनी है। अगर पेशेंट चेयर बाउंडेड है तो हमें क्या करना है, पर आवरली हमें उसका एटलीस्ट 3 टाइम हमें उसकी क्या करनी है, चेयर पे ही पोजीशनिंग चेंज करवानी है। नेक्स्ट है आपका रीअसेसिंग स्किन रेगुलरली। अगर पेशेंट नॉर्मल है, बेड रिडन है, तो हमें क्या करना है, उसकी जो स्किन का एग्जामिन करना है रेगुलरली, ताकि कोई सिम्टम्स तो नहीं दिख रहे हैं प्रेशर अल्सर के, ठीक है, ये हमें चेक करना है। देन है न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन मेंटेन करना है। ईट अ वाइड वेराइटी ऑफ फूड विच वन प्रोटीन रिच फूड एट ईच मील।
है ना। उसके न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है, प्रोटीन इंटेक उसका बढ़ाना है, फ्लूइड इंटेक उसका बढ़ाना है, एटलीस्ट 6 to 8 ग्लासेस वो क्या करे, फ्लूइड इंटेक करे। नेक्स्ट है यूज़ प्रेशर रिलीविंग सरफेस। अगर ऐसा है कि पेशेंट बहुत टाइम तक, बहुत लंबे समय तक कम्प्लीटली बेड रिडन है और किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है तो हमें वहाँ से क्या करना है, प्रेशर रिलीज़ करना। मैनेजमेंट ऑफ प्रेशर अल्सर, इसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे, असेसमेंट। असेसमेंट में हम क्या करेंगे, वुड स्टेजिंग, कौन से पहले हम असेस करेंगे कि अगर पेशेंट को किस स्टेज का क्या हुआ है, प्रेशर अल्सर हुआ है, स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, स्टेज 3 है, स्टेज 4 है। फिर साइज एंड डेप्थ देखेंगे, प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन, पेन असेसमेंट करेंगे, न्यूट्रिशन स्टेटस देखेंगे और मोबिलिटी देखेंगे। फिर हम प्रेशर रिलीफ करेंगे। हम प्रेशर रिलीफ कहाँ मेनली किस एरिया पे करेंगे, जहाँ पे पेशेंट को प्रेशर अल्सर हो गया है तो हम उसको प्रेशर रिलीफ करेंगे। फ्रीक्वेंटली हमें पेशेंट को पोजीशनिंग करवानी है, 1 और 2 आवरली में हम पेशेंट को क्या करवाना है, पोजीशनिंग करवानी है। हाँ, रिलीविंग डिवाइस हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे एयर मैट्रेस हो गया है। अगर पेशेंट का जो प्रेशर अल्सर है वो सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेज में पहुंच गया है और ड्रेसिंग की ज़रूरत है तो हम उसको ड्रेसिंग प्रोवाइड करवाएंगे। फिर है यूजिंग एंटी माइक्रोबियल ड्रेसिंग का हम यूज़ करेंगे अगर वहाँ पे हमें ऐसा लग रहा है कि इन्फेक्शन प्रेजेंट है। फिर उसके बाद इन्फेक्शन कंट्रोल करेंगे। अगर वुंड थर्ड और फोर्थ स्टेज में पहुंच गया और हमें पस फॉर्मेशन दिखाई दे रही है तो हम उसका कल्चर सेंड करेंगे। कल्चर सेंड करने के बाद जो अगर रिपोर्ट सेंसिटिव आती है तो फिर एंटीबायोटिक्स हम स्टार्ट कर सकते हैं, है ना, मॉनिटर कर सकते हैं इन्फेक्शन को। हम पेन मैनेजमेंट दे सकते हैं। पेशेंट एंड फैमिली को हम एजुकेट कर सकते हैं उनके प्रेशर अल्सर के रिगार्डिंग। हम पेशेंट के अटेंडर्स को क्या कर सकते हैं, हम इस चीज़ के बारे में एजुकेट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, है ना। अब क्या करेंगे,